नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज असवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हमारा जो अगला लेक्चर है वो उत्तराखंड की जो निःशुल्क सीरीज है उसमें परमार वंश भाग 2 है। परमार वंश भाग 1 में हमने कनकपाल से लेकर के अजयपाल तक के शासकों को पढ़ा था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परमार वंश के। इसमें एक राजा है हमारे पास अजयपाल। अजयपाल के बाद अगला जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कल्याणपाल। कल्याणपाल इनके पुत्र थे। कल्याणपाल पहला परमार शासक है जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक, इसके बाद एक और शासक बनता है जिनका नाम था विजयपाल। विजयपाल पहला शासक था जिसने विजयपाल पहला शासक था जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सहजपाल की। सहजपाल इस वंश का 42वां शासक था। यह अकबर के समकालीन था। इस समय कुमाऊं की गद्दी पर भीष्मचंद, बालो कल्याणचंद और रुद्रचंद थे इनके समय काल पे। इसके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आपको पता है कि अकबर अपने किचन में जो भोजन बनाता था वह गंगा जल से बनता था। और ये जो गंगा जल है ये हरिद्वार से आता था। अब ये हरिद्वार से आने वाला जो गंगा जल है ये खराब नहीं होता था, यानी पानी खराब नहीं होता। अब अकबर को लगा कि यार ऐसा क्या है इसमें कि ये खराब ही नहीं होता है। उसने क्या किया, एक रिसर्च दल यानी कि जो उसके वैज्ञानिक टाइप के जो लोग थे उनको भेजा कि आप जाइए और गंगा के उद्गम का पता लगाइए। तो उसके लिए इसने अन्वेषक दल भेजा। ठीक, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर की घंटी पर हमारे राजा सहजपाल का क्या मिलता है, नाम मिलता है। चलिए आगे हम बात करते हैं राजा बलभद्रपाल शाह की। बलभद्रपाल शाह के समय काल पर दिल्ली की गद्दी पर अकबर था। ठीक, यह पहला परमार शासक था जिसने शाह की उपाधि को वंशानुगत बनाया। क्या बनाया? वंशानुगत बनाया। ठीक, इसको यह उपाधि किसी लोदी शासक ने दी थी। इतिहासकार अलग अलग समय पे अलग अलग नाम लेते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहलोल लोदी ने दी थी, लेकिन बहलोल लोदी और बलभद्र के शासनकाल में 100 वर्ष का अंतर आता है। ठीक, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोई अफगान शासक था जिसका नाम बहादुर लोदी था, उसी को लोगों ने बहलोल लोदी बना दिया और वो छोटे से इलाके में शासन करता था। उसी ने इसको क्या दे दी, यह उपाधि दे दी। ठीक, अब इसके समय कुमाऊं की गद्दी पर रुद्रचंद थे। अब जब रुद्रचंद थे तो रुद्रचंद ने गढ़वाल पर हमला कर दिया और इस हमले में बलभद्र शाह और रुद्रचंद की भिड़ंत होती है ग्वालदम में। और इस युद्ध को ग्वालदम का युद्ध कहते हैं, जो कि 1581 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पुरुषोत्तम पंत इसमें शहीद हो गए। ठीक, और जब ये युद्ध हुआ, इसमें विजय प्राप्त की, तो इसने अपने को बहादुर शाह बोला। किसने? बलभद्रपाल शाह ने। और इसकी तुलना भीमसेन महाबली जो भीम थे उनसे की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गढ़वाल का भीम कहते हैं। यह परमार वंश का पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि थी। ठीक, दूसरा, इसने क्या किया, श्रीनगर में एक महल का निर्माण किया था। ठीक, जिसको चित्रशिला महल भी कहते हैं, चित्रशिला कहते हैं उसको। ठीक, क्या कहते हैं, चित्रशिला। तो इसने चित्रशिला महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसा की अगला जो शासक है वो मानसा है। इसके काल में अकबर और जहांगीर थे दिल्ली की सल्तनत पे। कुमाऊं में रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद थे। इसने शासक बनते ही
दाफा पर पहला आक्रमण किया और काकवा मोर को पराजित किया और यह पहला सफल आक्रमण था। ठीक, तो यानी कि तिब्बत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला गढ़वाली शासक कौन था? मानसा थे। मानसा ने वहां से युद्ध जीता और 1000 स्वर्ण कलश लाए, मतलब 1000 सोने के बड़े घड़े भर के लाए भाई वहां से। ठीक, और इसको इसने क्या किया? देवलगढ़ के गौरी मठ में स्थापित कर दिया। इसने अपने आप के अपने नाम पर मानपुर शहर स्थापित किया। यह एक प्रतिभाशाली और पराक्रमी शासक था। इसने क्या किया था? लक्ष्मी चंद के साथ 8 युद्ध लड़े, जिनमें 7 युद्धों में कौन? लक्ष्मी चंद पराजित हुआ। लेकिन 8वें युद्ध में लक्ष्मी चंद का जो सेनापति था गेंडा सिंह, कौन था? गेंडा सिंह। सेनापति कौन था लक्ष्मी चंद का? गेंडा सिंह। गेंडा सिंह ने इसके सेनापति खतड़ सिंह को पराजित किया, जिसके बाद कुमाऊं में एक त्योहार मनाया जाने लगा जिसको खतड़वा का त्योहार कहते हैं। इसके राज्य कवि कौन थे? कवि भरत थे, जिन्होंने मनोदय काव्य की रचना की और इसमें इन्होंने मानसा की प्रशंसा की और इसको सूर्य के समान बताया। सूर्य के समान। दूसरा, इन्होंने इसे दानवीर कर्ण के समान बताया। बोले क्या है कि दानवीर कर्ण के समान थे। अब ये जो मानसा का जो कवि, ये भरत कवि थे, ये पहले जहांगीर के दरबार में रहते थे, जहां पर इनको ज्योतिक राव की उपाधि दी गई थी। विलियम फिंच ने भी मानसा का जिक्र अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो मानसा थे, इन्होंने जीतू बगड़वाल को फौजदार नियुक्त किया था। कहां का? दाफा का या तिब्बत का। ऐसा हमको जीतू बगड़वाल के जो क्या है पवाड़े हैं, जो उनके गीत हैं, उनसे मिलता है। ठीक, तो इसका समकालीन कौन था? जीतू बगड़वाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शासक बनता है श्याम शाह। 1611 से 1631 तक ये शासक बनता है। जहांगीर इस समय दिल्ली की गद्दी पे था, जबकि कुमाऊं में लक्ष्मी चंद, दिलीप चंद और तिरुमल चंद बनते हैं। इसके समय जेसुइट पादरी अंतोनियो दे अंदादे श्रीनगर आते हुए तिब्बत गया और उसने छपराड़ में 1626 में क्या बना दिया? गिरजाघर बनाया। इसके काल में शंकर गुरु थे, इन्होंने वास्तु शिरोमणि लिखी और वास्तु शिरोमणि उत्तराखंड में वास्तुकला से लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो वास्तुकला की पहली पुस्तक थी। इसने श्रीनगर में फैसोराय मठ बनाया। श्याम शाह का वर्णन हमको जहांगीर नामा में मिलता है, जहां पर यह लिखा था कि जहांगीर से मिलने आगरा गया, उसने जहांगीर को गिफ्ट दिया और वापसी में जो रिटर्न गिफ्ट जहांगीर देता है, घोड़ा देता है और इसको हाथी भेंट करता है। किसको? श्याम शाह को। आगे बढ़ते हैं। इसने श्रीनगर में एक बगीचा लगाया जिसको श्याम शाही बाग कहते हैं। ठीक, इसके काल में कुमाऊं में क्या चल रहा था? पंगा चल रहा था, घरेलू कलेश चल रहे थे। अब ये जो घरेलू कलेश चल रहे थे, इसी समय इसने कुमाऊं के राजा तिरुमल चंद को क्या दे दी? शरण दे दी और उसको उसका राज्य वापस लौटाने में मदद की। श्याम शाह पहला ऐसा गढ़वाली शासक है जिसने किसी कुमाऊनी शासक को अपने यहां क्या दी? शरण दी। ठीक, इसके चाचा थे महिपत शाह, यानी कि मानसा का भाई कौन था? महिपत शाह था। महिपत शाह ने केशोराय मठ की स्थापना की थी। कहां पर? श्रीनगर में। इसकी मृत्यु अलकनंदा में डूबने के कारण हुई थी। इसकी 60 पत्नियां इसके साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। दूसरा, हमको यहां पर एक और जानकारी मिलती है कि जो राजा श्याम शाह थे, यह सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे और इनको गढ़वाल का एमबीटी भी कहते हैं, गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके चाचा महिपति शाह शासक बनते हैं,
बहुत छोटा कार्यकाल दिख रहा होगा आपको, 1631 से 1634 तक, 46वें शासक। सबसे बुजुर्ग राजा, कुमाऊं गढ़वाल के सबसे बुजुर्ग राजा, बहुत लगभग 60-64 साल की उम्र में राजा बन रहे हैं, लेकिन महान सेनापति हुआ करते थे। जैसे ही राजा बनते, इस समय तिरुमल चंद कहां था? तिरुमल चंद था कुमाऊं में। मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था। शाहजहां का इस समय क्या हो रहा था? राज्याभिषेक हो रहा था। उसने पूरे भारत के राजाओं को बुला दिया, और किसको बुला दिया? हमारे राजा महिपति शाह को बुलाया। बोला साहब आप भी आइए। महिपति शाह गया ही नहीं, बोला मैं नहीं जाता भैया। बोला लोगों ने पूछा भाई क्यों नहीं जा रहा? बोला मैं स्वतंत्र राजा, मेरी मर्जी, जहां जाना चाहूं वहां जाऊं, मैं नहीं जाता वहां। नहीं गया। और जब वो नहीं जाता है तो मुगल लेखक इसको अक्खड़ राजा कहते हैं, मौलाराम इसको महाप्रचंड भुजदंड भी कहते हैं। देखिए इसके 3 बड़े सेनापति, माधव सिंह भंडारी, लोधी रिखोला, बनवारी दास। लोधी रिखोला को गढ़वाल का क्या कहते हैं? रखवाला कहते हैं। इसने राजा बनते ही सबसे पहले, यानी कि बैबत शाह ने सबसे पहले तिब्बत पर आक्रमण किया, उसे जीता। बर्तवाल बंधु भीमसेन और गजय सिंह को दाफा का क्या बना दिया? शासक बना दिया, फौजदार बना दिया अगले भाई ने। और इसने लोधी रिखोला की क्या कर दी? हत्या कर दी। आपको महिपति शाह के बारे में एक और जानकारी रखनी चाहिए। महिपति शाह ऐसा पहला शासक है जिसने हिमाचल के सिरमौर पर आक्रमण किया। ठीक, इसने तिब्बत और दक्षिण पूर्व, यानी कि यह पहला गढ़वाली शासक था जो चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाता है और सबके सब लोगों को पराजित करता है। देखिए महानता देखिए इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह ने नागा साधुओं की हत्या करवाई तो इससे पूछा गया कि भाई मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? ये ऋषिकेश आता है, वहां पर भरत की मूर्ति इसको लगा कि ये घूर रही है, वो भरत की मूर्ति की आंखें निकलवा देता है। ठीक, कुमाऊं पर आक्रमण किया, और ये कुमाऊं के युद्ध में महिपति शाह क्या हो गया? वीर गति हो गया। अब यहां पर हमको एक वर्ड मिला, रोटी सूची। अब ये रोटी सूची क्या है? आइए बात करते हैं रोटी सूची की। होता क्या है, जब महिपति शाह की सेना तिब्बत पर आक्रमण कर रही थी या तिब्बत अभियान पर चल रही थी, तो तिब्बत अभियान में सैनिकों से ज्यादा सरोले ब्राह्मण क्या हुए? मारे गए, या सरोले ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। उसका कारण क्या था कि भोजन बनाने की व्यवस्था सरोला ब्राह्मण के पास थी, और सरोला ब्राह्मण बिना सिले हुए कपड़े में ही भोजन बना सकता था। तो सेना थी, सैनिक या बड़ी बड़ी 50-50 रोटियां खा रहे, बेचारा सरोला बनाते बनाते वहां थक जाता था। और कपड़ा क्या? एक धोती ऊपर से अर्धनग्न अवस्था में, और वो ठंड जो तिब्बत की थी वो कंपकपाती ठंड से वो मर रहे थे। तब महिपति शाह ने कहा कि भैया जो रोटी है उसको कोई भी बनाए वो सूची है, यानी कि साफ है। और तभी से क्या हो गया? गढ़वाल में रोटी सूची का नियम लागू हो गया। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? रोटी सूची का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक सेनापति था माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी को गर्व भंजक की उपाधि देते हैं। इसने मलेथा की गूल, यानी कि मुझे ये देख रहे हैं, मलेथा की गूल का मतलब है मलेथा की जो नहर है इसे बनाई थी माधव सिंह भंडारी, जिस कारण इसको 16वीं शताब्दी का इंजीनियर कहते हैं। इसका एक रजत अभिलेख कहां से मिला? रघुनाथ मंदिर से। 1640 में कर्णावती ने चमोली जिले के हाट ग्राम में माधव सिंह भंडारी को साक्षी बना के हटवाल ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। ये हमारे माधव सिंह भंडारी है। अब बात करते हैं माधव सिंह भंडारी की, मलेथा की गूल की। मलेथा इनका पैतृक गांव था, जहां गुरु माणिकनाथ जी का मंदिर था। अब हुआ क्या? मलेथा की गूल की कहानी सुनिएगा। कहा जाता है कि जब कभी भी
माधव सिंह भंडारी अपने गांव जाते थे तो गांव वाले बड़ा चिढ़ाते थे इनको कि आप क्या हो, इतने बड़े राजा के यहां और आप गांव में पानी नहीं ला सकते। इन्होंने नहर का निर्माण कर दिया, नदी से नहर गांव तक ले आई, लेकिन पानी ही उस नहर में नहीं आया। तो कहा जाता है कि रात को इनको सपने में देवी आती है और देवी कहती है कि जो तेरी प्रिय वस्तु है वो तू मुझे अर्पित कर दे तो तेरे गांव में पानी आ जाएगा। तो कहते हैं कि इनको सबसे प्रिय अपने पुत्र थे और जहां से नहर शुरू होती है ये वहां अपने पुत्र को ले जाते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं और आगे उनकी गर्दन चलती है, पीछे पीछे से पानी चलता है और तभी से लगातार मलेथा की गूल में पानी चल रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि ये वापस कभी मलेथा नहीं गए, ऐसी मान्यता। आज भी मलेथा में इनके नाम पे क्या है, इनको वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी कहते हैं और वहां पर इनका चित्र भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। इनका जो बेटा था वो भी अल्प आयु का था, तो इनकी जो धर्मपत्नी थी महारानी कर्णावती 1634 से 1640 तक, 1634 से 1640 तक संरक्षिका की भूमिका में रहती है। जब ये संरक्षिका की भूमिका में रहती है तो शाहजहां को पता चला कि भैया अभी तो गढ़वाल की रानी कौन, एक महिला है, तो महिला को आसानी से पराजित किया जा सकता है। तो इन्होंने अपने सेनापति नवाजत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उसने पहले दून घाटी को लड़ा, दून घाटी में युद्ध किया और रानी को हरा दिया। रानी वापस आ गई श्रीनगर, नवाजत खां को कहती कि मैं तुमको पैसे दे दूंगी पर अभी मुझे जाने दो, मैं आपको वापस कहां श्रीनगर बुलाऊंगी या मैं वो देने आ जाऊंगी। रानी आई नहीं। नवाजत खां को लगा कि अब तो श्रीनगर पर आक्रमण करने का समय आ गया। नवाजत खां सेना के साथ जाता है, रास्ते में ही इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध हो जाता है। यह उनको गिरफ्तार कर लेती है और मुगल सैनिकों के नाक और कान काट लेती है, जिस कारण इसको नक्कटी रानी या नाक कान काटने वाली रानी के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये जो रानी कर्णावती है, इनको उत्तराखंड में इन्होंने बहुत काम किए। इन्होंने करणपुर, अपने नाम पे करणपुर की स्थापना की, जहां पर देहरादून में फेमस स्थान है करणपुर, तो उस करणपुर की क्या की स्थापना की। राजपुर नहर बनाई, राजपुर नहर बनाई। इनको गोंडवाना की रानी दुर्गावती के समान माना जाता है, इनको गढ़वाल की दुर्गावती कहते हैं। ये इनके बारे में जानकर चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड के महान राजाओं के में से एक राजा पृथ्वीपति शाह, 1635 से 1664, बड़ा लंबा कार्यकाल। 1635 से या 1635 से इनकी जो माता थी वो इनकी क्या थी, संरक्षिका थी। 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ। जैसे ये राजा बनते हैं, मुगलों ने इन पर 1635 में पहला आक्रमण कर दिया, जिसमें इनकी माता ने इनके नाक, मुगलों के नाक कान काट दिए थे। इससे नाराज होकर के 1654 में खलीउल्लाह खान के नेतृत्व में एक भेजा जाता है और बाज बहादुर चंद और सिरमौर के शासक सुबोध प्रकाश इसमें गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक, खलीउल्लाह दून घाटी पर अधिकार कर लेता है और उसको लूटना चालू कर देता है। खलीउल्लाह जैसे ही वापस चला जाता है तो पृथ्वीपति शाह 1656 में ही पुनः अधिकार कर लेता है दून घाटी पर। इससे और शाहजहां को क्रोध आ गया, भाई मतलब चिढ़ गया एकदम कि अब तो वापस दोबारा कासिम खान को भेजेगा, अब कासिम खान को भेजेगा पृथ्वीपति शाह पे। इस युद्ध में फिर पृथ्वीपति शाह क्या हो गया, पराजित हो गया। अब इसके बाद शाहजहां मर जाता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है, उत्तराधिकार का युद्ध। उसमें उस युद्ध में दारा सिकोह की सेना और औरंगजेब की सेना थी। दारा सिकोह पराजित हो जाता है और इसी समय दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह भागकर पहले कुमाऊं जाता है, लेकिन कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद उसको क्या नहीं देते, शरण नहीं देते, क्योंकि उनको पता था औरंगजेब भयंकर आदमी है, वो मार देगा। अब वो आता है राजा गढ़वाल के राजा के पास। गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह उसको शरण देते हैं और
ये 1658 में सुलेमान सिको गढ़वाल राज्य में शरण ले लेता है। इससे क्रोधित होकर 1659 में औरंगजेब एक सेना कश्मीर के शासक राज स्वरूप, सिरमौर के शासक सुबक प्रकाश, चंद शासक बाज बहादुर चंद के गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। ठीक, लेकिन इसी समय पुत्र मेदिनी शाह दगा कर देता है पिता के साथ और वह सुलेमान सिको को औरंगजेब के हवाले कर देता है। ठीक, ट्रेवल्स इन इंडिया मुगल फरमान पुस्तकों में वर्णन मिलता है कि सुलेमान सिको को पृथ्वीपति शाह ने अपने दरबार में शरण दी थी। इसके हमको ऐतिहासिक भी मिलते। चलिए आगे बढ़ते। पृथ्वी शाह ने अपनी शीतकालीन राजधानी रवाई के राजगढ़ी में बनाई थी। ये उसके चित्र हैं। ये माधव सिंह भंडारी 1640 में तुमुल चीन के युद्ध में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसके पुत्र गजय सिंह भंडारी को पृथ्वीपति शाह अपने यहां क्या बनाता है, वजीर बनाता है। अब आते हैं प्रशासन की व्यवस्था। पृथ्वीपति शाह परामर्शदाता दो प्रकार से अपने राज्य को बांटता है। एक बांटता है परामर्शदाताओं में, जो कि कार्य करने के लिए क्या देंगे, लोगों को बताएंगे भाई क्या क्या कार्य करने हैं। दूसरी बनाई कर कार्यपालिका। अब जो परामर्शदाता थे उसका जो प्रमुख था उसको क्या कहा गया, मति सचिव, जबकि कार्यपालिका के प्रमुख को कर्म सचिव कहा गया। मति सचिव या परामर्शदाता में राजकुमार, जिसको युवराज कहते थे, राजगुरु और राजपुरोहित रहते थे। कार्यपालिका में मुख्तार यानी कि महामंत्री, वजीर, दीवान और चढ़ू यानी कि जो संदेशवाहक वो रहेगा। इसके बाद ये राज्य को अलग अलग भागों में बांटते हैं। राज्य की सबसे बड़ी इकाई थी गढ़, यानी कि जिसको वर्तमान में देश। गढ़ के बाद गढ़ का जो शासक होगा वो राजा। गढ़ बंटा था मंडल में। मंडल के शासक को कमीर, परगने के शासक को फौजदार, पट्टी के शासक को शाणा, गांव में लेखवार, करदार, पंच और प्रधान रहते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके समय पर व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा किया जाता था, जिसको ढाकर कहते हैं। ठीक है, इसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दो भागों में राज्य में मार्ग, दक्षिण में महाजनपद और शिवालिक श्रेणी में हेमवत बनाया। सन 1664 में जनता के विद्रोह के कारण इसने अपनी गद्दी सौंप दी, अपनी गद्दी छोड़ देता है और अपने पोते फतेहपति शाह को क्या बना देता है, शासक बना देता है। लेकिन ये उसके स्थान पर संरक्षक की भांति क्या करता है, शासन करता है। एक इसको बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहते हैं। बूढ़ा अत्याचारी। चलिए इसी के साथ आज की सीरीज को यही समाप्त करते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। करंट की वीडियो भी आपको लगातार मिल रही है, उत्तराखंड की वीडियो आपको लगातार मिल रही है। ये निःशुल्क कोर्स इस पे चलता रहेगा। जितना आप हमको चैनल को जितना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, आपको उतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। और इस पे हम समय समय पर कुछ चेंजेस भी करते आएंगे, ताकि आपको आपकी पढ़ाई में अधिक क्या मिल सके, सहायता मिल सके। धन्यवाद।